Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So we began with the chapter called Biochemical Aspects of Anoxic and Hypoglycemic States. 2 videos back, and we have covered the introduction. This chapter has been particularly authored by Mr. Derek Richard. So here's the topic, which is called the metabolic activity of the brain in vivo, which we are going to cover in this video. So let's start. तो ऑथर का कहना है इस चैप्टर में कि सेंसिटिविटी ऑफ ब्रेन एनोक्सिया के प्रति देखते हुए हम ये पूछ सकते हैं कि नॉर्मल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ब्रेन की क्या है। ये उस वक्त भी एक क्वेश्चन था। तो ये डिटरमाइन किया जा रहा था बाय मेजरिंग द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड एंटरिंग द ब्रेन एंड देन लीविंग द ब्रेन, और साथ साथ ये भी मेजर किया जा रहा था कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या है जो ब्रेन को ट्रैवर्स कर रही है इन द गिवन टाइम। तो ऐसे मेजरमेंट्स केटी द्वारा कैरी आउट किए गए और उनके कलीग्स ने केटी और उनके कलीग्स ने ये निकाला कि जो मीन वैल्यू है वो है 3.3 ml O2 per 100 gram brain per minute for the oxygen consumption of brain in a group of young men aged around 25। और ये वो लोग थे जिन्होंने वॉलंटियर किया था जुगुलर पंचर के लिए और साथ साथ जो अदर कंडीशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस थी उस चीज़ के लिए। तो जो ये वैल्यू निकाली गई थी, इससे पहले भी काफ़ी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और ये वैल्यू उन प्रीवियस एस्टिमेट से थोड़ा अग्री कर रही थी अप्रॉक्सीमेटली, जो कि अदर मेथड्स को यूज़ करके निकाले गए थे, और कंफर्म करता था कि ब्रेन की जो है एक्सट्रीमली हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। साथ साथ ये भी पता चला कि ब्रेन जो है 1/5 ऑफ टोटल ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेता है, जितना बॉडी में जाता है उसका 1/5 ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यूटिलाइज कर लेता है इन द रेस्टिंग स्टेट। इसीलिए क्योंकि उसकी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इसी वजह से वो एनोक्सिया से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है और इतना हाई कि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है उसकी मीट करने के लिए ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बॉडी के लिए। सिवियर एनोक्सिया के केसेस में ऑक्सीजन कंजम्पशन जो होती है ब्रेन की वो डिक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से फंक्शंस जो है इम्पेयर हो जाते हैं। लेकिन मॉडरेट एनोक्सिया के केसेस में जब ऑक्सीजन इनहेल इन द इनहेल्ड एयर is reduced to 10%, the oxygen consumption remains unchanged. Cerebral circulation promptly अपने आप को adjust कर लेती है to the metabolic requirements of the brain by the dilatation of the cerebral blood vessels in response to an increase in carbon dioxide tension or a diminished oxygen tension। मतलब dilatation हो गया किसका, cerebral blood vessels का, जब मॉडरेट एनोक्सिया यानी ऑक्सीजन जो एयर जो इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 10% ही है। देखा जाता है कि सफिशिएंट ऑक्सीजन टेंशन और ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, प्राइमरीली एसेंशियल है फॉर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। लेकिन कुछ केसेस में या मोस्टली ये देखा जाता है जो सर्कुलेशन का एडजस्टमेंट हो जाता है टू सूट द नीड्स ऑफ ब्रेन, नॉर्मली इतना एफिशिएंट हो जाता है इवन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन कि ब्रेन मेटाबॉलिज्म का ये जो एडजस्टमेंट पावर है ये डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाता है फॉर रेगुलेटिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन। जो अपटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स द्वारा वो एक नॉर्मल रेट पर होता रहता है इवन व्हेन द ऑक्सीजन टेंशन इन द ब्रेन जो है बहुत लो वैल्यू पे चला गया तब भी, and conversely it is not affected even if the oxygen tension is increased to more than 3 times the normal। यानी जो cerebral cortex का ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी वेरिएशन के बाद भी नॉर्मल रहा आएगा। उस वक्त एक और चीज़ देखी गई कि सेरिब्रल ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है अनचेंज रहता है इवन व्हेन देयर इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्यूरिंग द फेज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और साथ साथ ये भी देखा गया था कि वो अनचेंज तब भी रहता है सेरिब्रल ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन जब एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ सिंकोप इवन व्हेन द सेरिब्रल ब्लड फ्लो हैड फॉलन फ्रॉम 54 to 30 ml per 100 gram brain per minute। इतने लो जाने पर भी सेरिब्रल ऑक्सीजन अनचेंज रहता था उसका कंजम्पशन।
लेकिन एक मार्क्ड फॉल आता है सेरिब्रल ऑक्सीजन में। कब आता है? सेरिब्रल ऑक्सीजन कंजम्पशन में मार्क्ड चेंज आता है इन केसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिक कोमा एंड इन इरिवर्सिबल कोमा। डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है परमानेंट हो जाता है। बहुत सारी कंडीशन सच एज अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन, साइकोटिक स्टेट्स, जहाँ पे एक कंसिडरेबल चेंज इन फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन देखा जाता है, सेरिब्रल ऑक्सीजन कंजम्पशन ऐसी कंडीशंस में अनअफेक्टेड रहता है। लेकिन ये इंक्रीज हो जाता है कौन कौन से केसेस में? इन एंजाइटी में एंड आफ्टर एन इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ एड्रेनलिन। ये देखने को मिलता है कि नॉर एड्रेनलिन डज नॉट हैव दिस इफेक्ट। एड्रेनलिन की वजह से इंक्रीज हो जाता है सेरिब्रल ऑक्सीजन कंजम्पशन, लेकिन नॉर एड्रेनलिन की वजह से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देखा गया। इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए काफ़ी, जिनमें देखा गया कि ऑक्सीजन कंजम्पशन यूनिफॉर्म नहीं रहती थ्रू आउट द ब्रेन, लेकिन कंसिडरेबली हायर होती है इन द ग्रे मैटर देन इन वाइट। पर्टिकुलरली हाई होती है सेरिबेलम में एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, which from a phylogenetic point of view are the newer regions of the brain. उस वक्त के अकॉर्डिंग जो recent studies थी by microdissection techniques, उन्होंने दिखाया कि हाईएस्ट ऑक्सीजन अपटेक जो है सेल्यूलर लेयर्स में नहीं होता, लेकिन डेंड्राइटिक लेयर्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखा गया है। इसीलिए ऑथर ने और उनके साथ वाले लोगों ने सस्पेक्ट किया कि डेंड्राइटिक लेयर्स जो हैं विच ऑल्सो कंटेन द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिनेप्सिस आर द रीजन्स वेयर एनॉक्सिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया आर मोस्ट लाइकली टू हैव इफेक्ट। ऐसा ऑथर ने और बाकी लोगों ने सस्पेक्ट किया था। साथ में ऑथर ने एक टेबल भी लगा के दे रखी है कि जिसका हेडिंग इन्होंने दे रखा है द ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन वेरियस कंडीशंस, जो मैं यहाँ पे लगा दूँगी और स्टडी कर सकते हैं सब लोग। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक ऑथर का इस चैप्टर में मैकेनिज्म्स ऑफ एनर्जी सप्लाई, तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द channel, and do not forget to hit the bell icon and do mention your comments in the comment section. So thank you so much.